नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शाम 5 बजे लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब। NHRC ने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर लिया संज्ञान, यूट्यूब को लिखा पत्र। सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए मिली 2 दिन की हिरासत पैरोल। मध्य प्रदेश में अंगदान दहदान करने वालों को मिलेगा राजकीय सम्मान, बोले CM मोहन यादव। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। रायपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत 11 फरवरी को मतदान होना है। जिले में सफलतापूर्वक मतदान सुनिश्चित हो, इसके लिए आज से मतदान सामग्री का वितरण नगरीय निकायों के लिए निर्धारित सामग्री वितरण केंद्र से किया गया। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका निगम रायपुर के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर से किया गया। मतदान के बाद मतदान दल उक्त केंद्रों में ही सामग्री जमा करेंगे। रायपुर नगर निगम के महापौर प्रत्याशी के साथ 70 वार्डों के पार्षदों के लिए मंगलवार को मतदान होना है। नगरीय निकायों हेतु मतदान 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। सारे मतदान थोड़ा बीच में रखें में अपने अपने केंद्रों पर पहुंच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा राहत पूरी व्यवस्था से सारा निर्णय। सर, कुल अगर देखा जाए तो कितने बूथ बनाए गए हैं, कितनी संख्या है? देखिए, पूरे जो नगरीय क्षेत्र है, आज पूरे रायपुर के सारे नगरीय निकायों में कल निर्वाचन होना है, तो बाकी 11 जगहों पर अलग अलग वितरण चल रहा है। रायपुर नगर निगम में करीब 1200 के आसपास वोट है। सर, इस बार मतदान सामग्री में क्या क्या चीज़ें दी जा रही है? इस बार में क्या चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है। EVM से चुनाव होगा तो EVM दी जा रही है और बाकी जितने भी मतदाता सूची, नामांकित प्रति और सारी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें। सर, इस बार महापौर और पार्षद के लिए एक ही EVM में वोटिंग करना होगा। सर, मतदाताओं कैसी कर रही है थोड़ा बता देंगे। कितनी जागरूकता फैलाई गई है सर? देखिए, हर वार्ड तक उनके डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। उसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप VU को देखेंगे तो VU में वाइट कलर में का जो पर्चा है उसमें महापौर का और जो गुलाबी कलर का है वो पार्षद का है। तो 2 बार आपको जो वोट देने का वो मिलेगा, आप तुरंत जाएंगे और ये आपकी सुरक्षा है कि आप पहले पार्षद को देना चाहते हैं या महापौर को देना चाहते हैं। जब आप पहला वोट डालेंगे, पहला वोट डालते ही एक छोटी सी बीप होगी, उसके बाद आपको दूसरा वोट डालना है। दूसरा वोट जब आप डालेंगे तो एक बड़ी सी बीप होगी। बड़ी सी बीप का मतलब है आपका दोनों में सक्सेसफुली वोट दे दिया। सर, वाहनों को भी अधिग्रहण किया गया है मतदान के लिए, जो आवश्यक कितनी है, संख्या है? जितनी आवश्यकता है सारा कुछ देखते हुए उस हिसाब से की। क्या मैसेज देना चाहेंगे रायपुर की जनता को मैसेज बाहर यही आए है कि और निष्पक्ष मतदान के लिए, निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है निष्पक्षता से मतदान करना, किसी भी प्रलोभन में ना आए, निष्पक्षता से मतदान करें और कल घरों से निकलें। बीते रविवार को होम्योपैथिक अधिकारी कार्यालय में होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हैनीमैन की प्रतिमा के अनावरण के निर्देश दिए। निदेशक ने होम्योपैथी अधिकारियों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। डॉक्टर अरविंद वर्मा ने कहा कि मंडल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। आगे कहा कि सरकार नई भर्ती और आउटसोर्सिंग कर्मचारी के वेतन को लेकर भी बहुत गंभीर है। महात्मा हैनीमैन साहब ने समाज में जो नई पैथी इन्वेंट की है, जो आविष्कार किया है, कितना इसको लाभ मिल रहा है। आज बगैर किसी साइड इफेक्ट के और कम से कम खर्चे में दवाएं दी जा रही है, मरीज ठीक होता है। सर्जरी में लाखों रुपए लगता है और वो हमारी इस पैथी से लोग ठीक हो रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों मरीज, लाखों नहीं करोड़ों मरीज ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग जो है 1585 गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियां हैं और आयुष मिशन के मार्फत से, नेशनल हेल्थ मिशन के मार्फत से हजारों डिस्पेंसरियां हमारे यहाँ। तो रुझान पब्लिक का इस तरफ हुआ है और इसमें जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। जैसे सर आपकी डिस्पेंसरियां जगह जगह उपलब्ध है, तो इनमें किस किस बीमारियों का इलाज आपके डॉक्टर करते हैं, चिकित्सक वगैरह? देखिए, हमारे यहाँ अमूमन जो है पुराने मर्जों का इलाज होता है, लेकिन अब चूंकि जनता जागरूक हो रही है
तो एक्यूट केस कहेंगे या जो मौसमी बीमारी है, इनका भी बड़ा सटीक इलाज है। आज की तारीख में जो वायरल इन्फेक्शन है, इसका कहीं दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस यानी वायरल का सर्दी जुकाम है, खांसी है, जो वायरस है, इसका सटीक इलाज हमारे और लोग बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके वजह साइड इफेक्ट ठीक हो रहे हैं, जबकि अगले की दवाओं में अगर कोई पहले से तो कोई दवा है नहीं, सिम्प्टोमेटिक अगर कोई दवा देते हैं तो उसके कितने साइड इफेक्ट है। हमारे यहाँ बड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट है और इसके भी बहुत सारे मरीज हैं। जैसे मौसम सर्दी का खत्म होने वाला है, लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है, सर्दी जैसे जैसे खत्म होती है तो जैसे शुरुआत होती है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो सर इनका डिस्पेंसरियों का टाइम टेबल क्या होगा? देखिए टाइम टेबल जहाँ तक बात है कि सर्दियों में टाइम टेबल हमारा 9 बजे से हो जाता है पूरा, और जैसे भी मौसम परिवर्तन होता है तो 8 से 2 हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे चिकित्सक 8 से 2 ही बैठे, जब तक गरीब आते हैं वो ट्रीटमेंट करेंगे और बेहतर से बेहतर दवाइयाँ सरकार उपलब्ध। इतनी दवाइयाँ हैं कि किसी भी गरीब को ये पैसे की भी दवाई रात नहीं लेना पड़ा। इतनी दवाइयाँ सरकार द्वारा दी जाती हैं, चाहे किसी को दवा लेना नहीं। हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल। आप सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम तो जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस पैथी का लोग भरपूर लाभ लें। इसकी किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, कम पैसे में अगर वो कहीं और जाते हैं तो उसका इलाज ज्यादा महंगा होता है। कम पैसे में सुरक्षित इलाज करेंगे और खासतौर पर जो बच्चों की तकलीफें हैं, इस सिस्टम में बच्चों की तकलीफें कम पैसे में कम स्वस्थ हो जाता है और बाकी के बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन किसी भी बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाए जो छोटा है, 6 महीने का, 4 महीने का, उसकी तकलीफ होती है, माँ को भी तकलीफ होती है बच्चों को देखने में। तो हमारी दवाई ऐसा है कि एक बूंद डाल जैसे पोलियो की एक ड्रॉप डालती थी, उसमें बच्चा ठीक हो जाता है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताए जाने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को मामले की जांच सौंप दी है। बता दें कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए कहा था कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, जो पिछले कुछ ही सालों में बनाई गई है। मस्जिद परिसर में एक डाक का कार्यालय और 3-4 कमरे भी हैं। दरअसल मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग भी मस्जिद को किराए पर लेकर रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कमरों और डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती है। मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो बनी हुई है या पूरी तरह से अवैध है, और अवैध इसलिए है क्योंकि वह सरकार की संपत्ति पर खड़ी हुई है, सरकारी भूमि पर खड़ी हुई है। और उस मस्जिद के अंदर कुछ कमरे हैं जो किराए पर बाहर के लोगों को दिए हुए हैं, उन सब बाहर के लोग ही मिलने के लिए आते होंगे। और एक उसमें पोस्ट ऑफिस भी चल रहा है जिसका किराया पोस्ट ऑफिस का भी और उन कमरों का भी ये मस्जिद में जा रहा है। और सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि कलेक्ट्रेट जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है जिसमें प्रदेश और देश के जो अति गोपनीय विभाग हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो गृह विभाग हो, निर्वाचन विभाग हो, आयोग हो, वो सीधा सीधा डीएम कार्यालय से जुड़ा हुआ होता है। और केंद्र भी और प्रदेश भी सीधी सीधी जानकारी इनसे रखता है। और उसमें वो मस्जिद खड़ी हुई है पूरी तरह से इलीगल है। ये बताया गया है कि ये मस्जिद तो 1947 से पहले थी, यानी अंग्रेज़ों के समय की थी। मेरा ये कहना है यदि ये मस्जिद अंग्रेज़ों के ज़माने की थी या मुग़लों के समय की थी या पूरी की पूरी तरह से अवैध है और ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। इसी के संबंध में एक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गत माह में एक पत्र दिया था और जो वहाँ से जाँच मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम सहारनपुर को भेजी गई है और इन्होंने इस पर एक जाँच बैठाई है। सदर तहसीलदार उसकी जाँच कर रहे हैं। और इसके बाद मेरा ये मांग है, ये कहना है कि मस्जिद अवैध है, ये यहाँ से हटनी चाहिए। कि ये वक्त की संपत्ति पर खड़ी हुई है। जब मस्जिद अब वक्त की संपत्ति पर खड़ी हुई तो कलेक्ट्रेट भी वक्त की संपत्ति पर होगा, फिर इसका मतलब कलेक्ट्रेट यहाँ से हटना चाहिए। या तो यहाँ से कलेक्ट्रेट हटो या ये मस्जिद हटो। तो इसीलिए इसी के संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया था जिसके कब्जा ये जाँच यहाँ से चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एएसपी लखन पतले और सिविल लाइन सीएसपी भी मार्च में शामिल हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है।
अगली खबर गुजरात के हवा से, जहां ऐतिहासिक लोक मेले डांग दरबार के आयोजन की स्थिति को लेकर डांग जिला कलेक्टर राज सुथार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। डांग दरबार मेला परंपरागत रूप से हर वर्ष आयोजित किया जाता है और ये मेला होली से 5 दिन पहले लगता है। डांग दरबार का उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया। अगली खबर महाराष्ट्र की अमरावती से, जहां दरियापुर तालुका में शिवसेना युवा सेना सहकार क्षेत्र शिव सहकार अघाड़ी के पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे ने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी हलचल मचा दी है। दरियापुर के शिवसेना उभाटा विधायक गजानन लवटे को पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं है। विधायक लवटे ने खुद शिवसेना पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जिससे वर्षों से काम कर रहे पदाधिकारी आहत हैं। अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां गश्त कर रहे चौकीदार ने बैंक ऑफ इंडिया की श्याम चौक शाखा के अंदर खटपट की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर एक व्यक्ति को गिरफ्त में ले लिया, जो कि जिला दरभंगा बिहार का ही रहने वाला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बैंक ऑफ इंडिया श्याम चौक पर है, वहाँ से के पीछे एक गोदाम है जो बिल्डिंग का काम करता है, उसका गोदाम है। उसका करकट खोलकर रस्सी के सहारे प्रवेश करता है चोर। मेरी रात्रि गश्ती पदाधिकारी एवं डायल 112 एवं वहाँ स्थानीय चौकीदार जो हम लोग बाजार की निगरानी के लिए रखे हुए थे, उनकी काफ़ी सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रहे थे। उन्हीं के शक पर हम लोग घेराबंदी करके गश्ती पार्टी और डायल 112 रखा था। और घेराबंदी के पश्चात जब हम लोग को हमको सूचना मिला तो हम वहाँ गए और जब निरीक्षण किए तो बैंक के अंदर एक चोर पाया गया जो बैंक की खिड़की तोड़कर प्रवेश किया था। इससे पूर्व भी इसके द्वारा 16-17 नवंबर 2024 को एक पेंट एवं हार्डवेयर की दुकान में चोरी किया था। उसमें काफ़ी मोटी रकम इन्हें हाथ लगी थी। और 25-26 की रात्रि में 7 दुकान में चोरी किया है। सबसे खासियत इस चोर का यह है कि एक वेंटिलेटर के माध्यम से ही घर प्रवेश करता है। कोई गेट का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई ताला तोड़ने का इस्तेमाल नहीं करता है। दुकान में रखे कितनी भी कीमती सामान हो उसे नहीं ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ले जाता है। गलती से एक 25-26 की रात्रि में जो चोरी किया था वहाँ से 2 मोबाइल ले गया था जो खराब अवस्था में है। वो दोनों मोबाइल भी बरामद किया गया है। और 16-17 नवंबर के जो कपड़ा पहने हुआ था, जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज कैप्चर हुआ है, उस कपड़ा को 25-26 की रात्रि में जो कपड़ा पहने हुए था, उस कपड़ा को उसके निशानदेही पर उसके घर से बरामद की गई। सर, पूरे छापेमारी के दौरान कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ उसका अब तक जितने भी 3 घटना घटी है श्याम चौक पर, और श्याम चौक पर सीसीटीवी कैमरा भी है। फुटेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब भी आता है तो सिंगल आता है, सिंगल प्रवेश करता है और सिंगल निकलकर भागता है। फिर भी जो भी यह नाम बताया है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान उसका नाम आपको डिटेल दिया गया है। राजा कुमार नाम है, ठीक है, जो दुकान में प्रवेश करता है। बाकी 2 का नाम दिया है, उसकी जाँच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पौड़ी पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वादी गौरव सिलोड़ी ने श्रीनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्रो ऐप के जरिए डीमेट अकाउंट खोलने के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर हैंडलिंग चार्ज के नाम पर 3 लाख से अधिक की उनके साथ ठगी की। मामले में कोतवाली श्रीनगर में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने सागर मध्य प्रदेश में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के नाम पर धोखाधड़ी करने के अंतर्गत एक अभियुक्त को जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा सागर मध्य प्रदेश से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ
किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुल 3,41,000 रुपये की धनराशि का धोखाधड़ी कर ली गई है। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने ये पाया कि शिकायतकर्ता की एक डीमैट अकाउंट की हैंडलिंग के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है और कुल 3,41,000 की जो धनराशि है वो शिकायतकर्ता से इनके द्वारा ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा एक टीम का गठन करते हुए सागर मध्य प्रदेश में इस अभियुक्त की पहचान करवाई गई और इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके जनपद पौड़ी लाया गया है और राजमानी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां ओडिशा से जम्मू तक पदयात्रा पर निकले युवक का जगह जगह रास्ते पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। ओडिशा निवासी युवक शुभम साहू 54 होते हुए रविवार शाम 7 बजे रॉबर्ट्सगंज पहुंचे। नगर में पहुंचने पर उद्भव सेवा समिति के द्वारा शुभम का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं आप? सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शुभम साहू, आई एम फ्रॉम उड़ीसा टारगेट। तो मैं 3500 किलोमीटर की पदयात्रा में हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला में जा रहा हूँ। उसके बाद जाना है मुझे राम जन्मभूमि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से मुझे जाना है श्री कृष्णा जन्मभूमि मथुरा जाना है। मथुरा के बाद फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए मुझे वैष्णो देवी जाना है, जम्मू एंड कश्मीर। अंतिम जो मेरा रहेगा वो लद्दाख रहेगा। ऐसे ही 3500 किलोमीटर की पदयात्रा में मैं निकला हूँ। उससे पहले मैं पदयात्रा किया था 3000 किलोमीटर की। उड़ीसा से गया था, मैं नेपाल गया था, इंडिया का पड़ोसी देश नेपाल गया था, जनकपुर गया था, पशुपतिनाथ गया था और मुक्तिनाथ भी गया था पोखरा होते हुए। क्या आप अभी यहाँ जा रहे हैं, पैदल जो यात्रा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या कठिनाइयाँ आती होगी? नहीं, रास्ता में देखिए बहुत लोग प्यार भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो मतलब कुछ नहीं, ऐसे भगवान के नाम ले लेते जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब तक ये अभी जब आ रहे हैं तो कोई रास्ते में कोई सहयोग मिला या इसी तरह से मतलब आप आ रहे हैं? ऐसे ही जाते हैं, लोग भी बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं रास्ता में। तो बस ऐसे ही यात्रा में निकले हैं। आप करते क्या हैं? हमारा तो अभी डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, तो अभी तो एग्ज़ाम मतलब ख़त्म हो गया है, तो इसलिए डिप्लोमा कर रहे हैं। तो डिप्लोमा किस चीज़ से कर रहे हैं आप? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? वो आदर्श कॉलेज में अनुगुल पे है, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट है। तो अब कब तक वहाँ प्रयागराज कब तक पहुँच जाएंगे? क्या उम्मीद लगता है आपको? मुझे अभी लगेगा यहीं से तो मिर्ज़ापुर 100 के आसपास हो जाएगा। 7 दिन लग जाएगा, 6-7 दिन लग जाएगा। तो 7 दिन तक आप पैदल ही चलेंगे? जी, ये 3 महीना का यात्रा है, 3 महीना का पैदल यात्रा है, लेकिन प्रयागराज में पहुँचने के लिए मुझे अभी 7 दिन लग जाएगा। तो रात्रि विश्राम के लिए क्या विचार? जैसे कि रात में हम रहते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन देखते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं, नहीं तो पेट्रोल टैंकी में रुक जाते हैं, नहीं तो मंदिर मिल जाता है तो मंदिर में भी रुक जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? खाने पीने के लिए गैस भी रखते हैं, गैस रहता है, गैस में भी जैसे कैंपिंग गैस, मिनी गैस रहता है, उसी में ही खाना बनाते हैं। आप अपना खुद खाना बनाते हैं? हाँ, खाना बनाते हैं, नहीं तो कभी चल के थक जाते हैं तो कोई भी होटल में खा लेते हैं, नहीं तो उपास ही सो जाते हैं। लगभग दिन भर में कितने किलोमीटर चल लेते हैं? एक दिन में तो जैसे ही 30-35 मारता हूँ। अभी तो 2-3 दिन हो गए 40-40 मारता हूँ। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां कोतवाली नगर चौकी मिश्रौलिया अंतर्गत जिला परिषद कॉलोनी के पास एक बड़ी वारदात हुई। यहां 2 दुकानदारों के आपसी विवाद ने एक बड़ी घटना के रूप ले लिया और इस विवाद में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच के आदेश दिए। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।